हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th और क्लास 11th के लिए डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो है एक बेसिकली हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है बॉडी का, हमारी सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है, एक्सपेंड फॉर्म होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर किसी की बॉडी में वायरस मतलब जो भी बॉडी है, एनिमल हो, प्लांट्स हो, माइक्रोब्स हो, किसी भी बॉडी में डीएनए जो है प्रेजेंट होता है तो वो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। अगर किसी की बॉडी में, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ आरएनए अगर प्रेजेंट है तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा। अगर इनकेस किसी बॉडी में, किसी सेल में आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट हैं तो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है डीएनए। तो डीएनए जो है एक सुटेबल, एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल होता है कंपैरिजन टू आरएनए। सबसे पहले जो डीएनए को फर्स्टली आइडेंटिफाई करा था वो थे फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने आइडेंटिफाई करा इसको 1869 में और इसको नेम दिया इन्होंने न्यूक्लिन नेम दिया था। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर दिया गया 1953 में इसका स्ट्रक्चर दिया गया। वो स्ट्रक्चर दिया था किसने? इन्होंने क्रिक एंड वॉटसन ने। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर दिया इसका। स्ट्रक्चर बाय वॉटसन एंड क्रिक, जिसपे कि इनको नोबेल प्राइज मिला है। वॉटसन एंड क्रिक को जेम्स वॉटसन, और जेम्स वॉटसन नाम है इनका पूरा, और फ्रांसिस क्रिक। तो इसमें स्ट्रक्चर इन्होंने किसने दिया है? ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया। किसी भी प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब हो, सब में डीएनए प्रेजेंट होता है। बेसिकली सब में वायरसेस में होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जिसमें कि आरएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए, अब जैसे हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में सिंगल लीनियर फॉर्म में डीएनए होता है, सिंगल होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में लीनियर फॉर्म में डीएनए होगा, और प्रोकैरियोट में सर्कुलर होता है, और यूकैरियोट में लीनियर होता है, और यूकैरियोट में मोर देन वन डीएनए प्रेजेंट होते हैं बॉडी क्लास एक सेल के अंदर। तो जो डीएनए की लेंथ होती है वो क्या होती है? एक डिफाइंड होती है। वो किसके बेसिस पे होती है? न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड इतने हैं या उनके अंदर बेस पेयर इतने हैं, उनके बेसिस पे हम लोग लेंथ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है, अगर हम डीएनए को देखते हैं तो डीएनए का जो प्लांट है, अगर प्लांट है, एनिमल है या कोई भी माइक्रोब है, तो सब में बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। और इसमें जो है बेसिकली जो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है या रॉ मटेरियल है वो क्या क्या होता है? एक तो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, और दूसरा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इन सबको, इनको मिला के क्या बनता है? डबल हेलिक्स। तो यहाँ पे हम दो टर्म का नाम लेंगे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो मिलके बनेगा वो मिलके बनता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक, और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि शुगर और नाइट्रोजन बेस के साथ में फॉस्फोरिक एसिड, उसका फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो इट मींस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, वो क्या बन जाएगा? आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसमें जो है डीएनए जो है लॉन्ग पॉलीमर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इनके अंदर ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिलके पूरे डीएनए को बनाते हैं। जो नाइट्रोजन बेस हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरेसिल।
लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, डीएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है, और आरएनए में होता है यूरेसिल प्रेजेंट। तो इसमें नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जुड़ते हैं, फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट होता है, और लॉन्ग पॉलीमर है ये, क्या नाम है, इसमें न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हो गया। और इसमें जो है इनकी पेयरिंग होती है, इनकी बेस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, बेस है, वो किसका बनता है, शुगर का और फॉस्फेट का, और जो स्ट्रैंड होते हैं बीच के वो बनते हैं नाइट्रोजनस बेस से। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं डीएनए का, जैसा भी मैंने बताया आपको कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, और दोनों स्ट्रैंड दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, पोलैरिटी शो करते हैं। एक शो करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरी शो करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट पोलैरिटी शो करते हैं। दूसरी चीज, जो डीएनए होता है वो हमारा एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें जो फॉस्फेट आता है वो फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू आता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो एक एसिडिक नेचर का मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कोई कि डीएनए की फुल फॉर्म में एसिड क्यों आता है, तो एसिड इसीलिए आता है क्योंकि उसका जो फॉस्फेट आ रहा है वो फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू आ रहा है, जिसकी वजह से इसको एसिडिक नेचर में आ जाता है। तो इसलिए इस पे हमेशा जो होगा इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो डीएनए के 2 ये जो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, ये स्ट्रैंड हमेशा किसके बने होते हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट के। ठीक है, और जो ये स्टेप्स होते हैं, एक टर्न के अंदर कितने होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। ये डीएनए जो होते हैं वो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, इस टाइप के डीएनए होते हैं। तो बेसिकली जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है वो बी डीएनए होता है, जिसमें कि बी डीएनए में एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं इसके अंदर। बाकी आप ए में या सी में देखोगे तो हो सकता है इसमें कम या ज्यादा हो सकते हैं 10 से, लेकिन बेसिकली जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। और इन 10 बेस पेयर में यहाँ पे किसकी पेयरिंग होगी, एडेनिन की थाइमीन के साथ, थाइमीन की एडेनिन, ग्वानिन की साइटोसिन, यानी कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ज्वाइंट होता है डबल बॉन्ड से, ग्वानिन हमेशा ज्वाइंट होगा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, और ये नाइट्रोजन बेस हैं एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये जो स्टेप्स बनते हैं ये किसके थ्रू बनते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग के थ्रू। तो इसका जो डायमीटर होता है डीएनए का वो होता है 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है, और एक जो टर्न की लेंथ होती है, एक टर्न की लेंथ जो होती है वो होती है 34 nm, और 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होती है 3.4 nm। ठीक है, 3.4 nm होती है, और इसमें जो है इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 to the power -9 आ जाएगी, वो हो जाएगा 0.34 × 10 to the power -9 मीटर। ठीक है, तो यानी कि 2 स्टैंड, यानी कि 2 स्टेप, 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया, 0.34 × 10 to the power -9 मीटर। और एक स्ट्रैंड की तो जो लेंथ होती है वो होती है 34 नैनोमीटर, और जो डायमीटर होता है वो होता है 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो इसमें एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर आते हैं, 10। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि जो शुगर होती है इसकी वो पेंटोज शुगर होती है। यहाँ से हम कार्बन गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन होते हैं। तो फर्स्ट कार्बन से हमेशा नाइट्रोजनस बेस ज्वाइंट होता है, और 5 और 3 कार्बन पे हमेशा क्या जुड़ते हैं, फॉस्फेट। ठीक है, इसीलिए पोलैरिटी जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अगर हम डीएनए को कहीं से भी कट करेंगे तो कार्बन का, शुगर का 5 प्राइम या 3 प्राइम हमेशा लूज रहती है, ताकि वो फॉस्फेट को ज्वाइन कर सके। तो इसीलिए उसकी पोलैरिटी जो होती है वो किस डायरेक्शन में रहती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरे स्ट्रैंड की रहेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये शुगर है, राइबोज शुगर है। इसमें राइबोज शुगर में फर्स्ट कार्बन से एडेनिन जुड़ा है, सेकंड, थर्ड पे फिर क्या आ गया, फॉस्फेट, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन पे फिर क्या आ गया, फॉस्फेट।
तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ गई। उसी तरह से दूसरी शुगर में आप देखोगे तो फिर से 1 2 3 4 5, तो 3 पे फिर 5 है, फॉस्फेट है, और 5 पे फिर फॉस्फेट है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया यहाँ पर, थाइमीन। उसी तरह से हम दूसरे स्टैंड में देखेंगे तो दूसरे स्टैंड में जो राइबोज शुगर आ रही है, देखो यहाँ से हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 पे फॉस्फेट आ गया, और इस पे भी क्या जुड़ा रहेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और वहां पे फॉस्फेट आ जाता है, और यहाँ पे थाइमीन और एडेनिन आपस में पेयरिंग करते हैं डबल बॉन्ड से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें भी 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट, और फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे फॉस्फेट, थर्ड पे फॉस्फेट, और फर्स्ट पे क्या आ गया, साइटोसिन। इधर इसके क्या है, गुआनिन। तो दोनों के बीच में पेयरिंग हुई किसके, ट्रिपल बॉन्ड से। अब यहाँ पे हम बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं बीच वाले, नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होता है। अगर डीएनए को हीट करा जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए से ही होता है, और डीएनए के स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड अलग होकर अपने स्ट्रैंड को एक कंप्लीट दूसरे स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच। उसी तरीके से जो ये फॉस्फेट बॉन्ड ये जुड़ रहे हैं, फॉस्फेट जुड़ रहा है शुगर से, ये बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो फॉस्फेट ज्वाइंट हो रहे हैं एक शुगर से, इसलिए बॉन्ड बना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये तीन बॉन्ड से पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, और हमेशा जो है जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर बेसिकली हमारे पास एडेनिन की अमाउंट 30% है, 30% हमारे पास एडेनिन है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ग्वानिन की अमाउंट निकालनी है। हमारे पास हमें ग्वानिन की अमाउंट फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, एडेनिन के इक्वल कितना होगा, थाइमीन। तो यानी कि 30 + 30 कितना हो गया, 60। 60% हो गया आपका एडेनिन एंड थाइमीन। अब बचा 100 में से कितना, 60, यानी कि 40%। तो 40% में से दोनों प्रेजेंट होंगे, साइटोसिन भी और ग्वानिन भी, तो उसको आप हाफ हाफ कर दोगे, 20% कितना हो गया, 20% ग्वानिन होगा और 20% क्या होगा, साइटोसिन प्रेजेंट होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था और इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे बेसिस, इसके बेसिस पे आप लोग रेप्लिकेशन समझोगे और इसमें आगे करेक्टर्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज के चारगव्स ने एक रूल दिया था। यहाँ पर चारगव साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एडेनिन और थाइमीन की और ग्वानिन और साइटोसिन की जो रेशो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। चारगव्स रूल, चारगव्स रूल है एडेनिन रेशियो टू थाइमीन, ग्वानिन रेशियो टू साइटोसिन 1, हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 1 के। ठीक है, यानी कि वही चीज जो मैंने अभी बताई आपको, जितना एडेनिन है उतना थाइमीन, जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन, तो दोनों मिलके हमेशा इनका एक कांस्टेंट लेवल रहता है। ठीक है, तो ये चारगव्स ने रूल दिया था और हमेशा दोनों चेन एंटी पैरेलल रहती है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एक चेन सेंस चेन कहलाएगी तो दूसरी चेन उसकी क्या कहलाएगी, एंटी सेंस चेन कहलाती है। और इसमें रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट होती हैं, ये रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करती है, और जो एंटी सेंस चेन होगी वो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, इनमें से एक चेन सेंस होगी तो दूसरी चेन क्या होगी, एंटी सेंस होगी। इसके अलावा इसमें डीएनए का अब हम बताते हैं कि इसमें हम लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लेंथ निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है। एक तो हमको पता होना चाहिए टोटल बेस पेयर। ठीक है, हमारे पास अगर टोटल बेस पेयर है और साथ में हमको बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पता है,
मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो ये किसके इक्वल बैठेगा? लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे साइड 174 बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर इतने 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर हैं। ई कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर हैं। हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितने होते हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। और हमको पता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी होती है? 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करो हमको इसकी लेंथ निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 3.3 × 10⁹ मल्टीप्लाई 0.34 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए की क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। 11th के लिए देखिए, 11th के बेसिस पे टॉपिक आपका स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उसमें कि स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस के जो स्ट्रक्चर होंगे वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, दूसरी वीडियो में अपलोड करूंगी। उसमें आपको इसका डिस्क्रिप्शन क्लियरली समझ में आएगा कि नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनको किस कैटेगरी में रखा है। यहाँ सिर्फ मैंने डीएनए को स्ट्रक्चर बताया है। बेसिक चीजें मैं इसकी जो दूसरे कंसेप्ट हैं वो दूसरी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और यहाँ पे ये जो चीज मैंने ली है ये 12th के लिए लिया है। आपके नीट में भी ये हेल्प करेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में हेल्प करता है। लेंथ पूछी जाती है डीएनए की, डिस्टेंस पूछी जाती है, या ये कंटेंट्स पूछ लिए जाते हैं कि किसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, किसमें कितने बेस पेयर हैं। तो ये आपको लर्न होने चाहिए। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप किसी के भी डीएनए की लेंथ फाइंड कर सकते हो या किसी भी डीएनए के टोटल बेस पेयर फाइंड कर सकते हो, अगर आपको लेंथ पता हो और डिस्टेंस बेसिकली कितनी होती है हर किसी में 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। तो अगर आपको लेंथ दी है, डिस्टेंस आपको पता है, तो टोटल बेस पेयर फाइंड कर सकते हो। टोटल बेस पेयर पता है तो आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए की नेचर क्या है। डीएनए एसिडिक नेचर में है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया जिसपे उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और इसमें बेसिकली हमने बोला कि हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? सेम होता है। तो अब हम इसके आगे की जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगी। तो गुड डे एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।